Hello, my dear friends. I think my voice is clearly audible now. Now we will start in front of you a very important task here. In previous class, we will discuss in front of you. What do you mean about vertical gradient? That means what do you mean about gradient? And the gradient is a part of vertical alignment. Vertical alignment का ये part होता था. Now I will discuss in front of you a next very important task, and the task which is described in front of you. The task is called as vertical curves. मैं आपके सामने वर्टिकल कर्व की बात करूंगा, लेकिन वर्टिकल कर्व को समझने के पहले मैं आपके छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन वर्टिकल कर्व को समझने के पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ग्रेड कॉम्पेंसेशन। बहुत ध्यान से, इट इज अ सेपरेट टॉपिक। जो सेपरेट टॉपिक है ना, तो ये वर्टिकल ग्रेडियंट का कंप्लीटली पार्ट है। इट इज इनबिल्टेड पार्ट ऑफ वर्टिकल ग्रेडियंट, बट ये कंप्लीटली वर्टिकल ग्रेडियंट का पार्ट है ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए बहुत ध्यान से, मैं स्टेटमेंट को आपके सामने डिस्कस करते हुए चलता हूँ और मैं आपसे देखता हूँ कि व्हाट डू यू मीन अबाउट ग्रेड कॉम्पेंसेशन। ग्रेड कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? क्लियर? सो राइट डाउन द हेडिंग। सभी बच्चे हेडिंग डालेगा, ग्रेड कॉम्पेंसेशन। ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ग्रेड कॉम्पेंसेशन और compensated grade. Grade compensation and compensated grade. Clear to all of you? इस तरीके से मुझे एक टॉपिक गिवन रहता है। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट प्लीज। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा, ग्रेड कॉम्पेंसेशन एंड कॉम्पेंसेटेड ग्रेड। देखिए बहुत ध्यान से, एक्चुअल में कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला कभी कभार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ साथ ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड विद हॉरिजॉन्टल कर्व। यानी कि ऐसा जनरली आपने देखा होगा, और ये बहुत कॉमन है बेटा, ठीक है ना। एक्चुअल में आपने क्या देखा होगा, ऐसा जनरली वे में यदि मैं आपके सामने बात करूं, तो आपने एक छोटा सा टास्क देखा होगा कि अपने जब शहर सिटी की मैं बात करता हूं, तो सिटीज में क्या होता है, सिटी में जनरली हॉरिजॉन्टल कर्व यानी हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ में ग्रेडियंट किया जाता है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड विथ हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ ग्रेडियंट प्रोवाइड होता है। जैसे कि आपने अपनी सिटी में जाकर फ्लाईओवर्स को कभी देखा हो, आपने देखा होगा जैसे ही आपकी सिटी में फ्लाईओवर जाते हैं, तो फ्लाईओवर इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से ग्रेडियंट होता है, लेकिन साथ में ऐसा कर्व पोर्शन होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? चढ़ते जाते हैं ऊपर और ऐसा इस तरीके से मूव भी करता जाता हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैंने आपके सामने बोला, इफ ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड विद हॉरिजॉन्टल कर्व, यदि हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ ग्रेडियंट प्रोवाइडेड है तो कंडीशन क्या होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड, gradient is provided, gradient is provided with horizontal curve। अगर आपके कर्व पर ग्रेडियंट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड है, तो उस कंडीशन में हमारे व्हीकल पर तीन तरीके से रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। आई अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपसे बोला है ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड विथ हॉरिजॉन्टल कर्व। यदि हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ में ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है मैंने, इफ ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड विथ हॉरिजॉन्टल कर्व, यदि इस तरीके से प्रोवाइडेड है, तो मेरे व्हीकल पर उस कंडीशन तीन तरीके से रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो सकते हैं। कैसे डेवलप होगा? तो पहला तो हो सकता है रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। चाहे कहीं पर भी व्हीकल चले, रेजिस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन तो एक रेजिस्टिंग फोर्स ही है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहला रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो सकता है, ठीक है। या फिर रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी होता ही है। तो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण भी रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? तो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप
ड्यू टू वर्टिकल अलाइनमेंट दैट मींस ग्रेडियंट, ठीक है ना, ग्रेडियंट के कारण भी रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो सकता है हमारे व्हीकल पर, ठीक है। सो राइट डाउन अ थर्ड स्टेटमेंट, रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के कारण भी रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। भाई अब बहुत ध्यान से सुनना, इन तीन तरीकों के कारण या इन तीन क्राइटेरिया से हमारे व्हीकल पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। सो एक्चुअल में मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट आई मीन, हेलो कौन, हाँ सर बोलिए ना, लेक्चर में था, बोलिए सर, एक सेकंड सर, 12 की बात करता मैं, ओके। तो मैंने आपके सामने बोला तीन कारण से हमारे व्हीकल पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। तो एक्चुअल में मैं क्या करूंगा, कोड आईआरसी मुझसे बोलता है आपने ग्रेडियंट को प्रोवाइड किया, नो डाउट ग्रेडियंट इस तरीके से प्रोवाइड करना है, ग्रेडियंट इज प्रोवाइडिंग इन सच अ वे दैट पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल शुड नेवर बी कंप्रोमाइज्ड। ये बात हमने पहले ही बोला है कि आईआरसी सब चीजें कंसीडर कर लेगा, आप पैसे कम लगाओ चलेगा, each and every task IRC are considering here, but they never be considered a two important tasks. The first task is uncomfortness and second task is pulling power of vehicle. ये कहता है कभी भी पैसेंजर को अनकंफर्ट फील नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ये मुझसे बोलता है कभी भी पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल से भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग, ये हमने आपको स्टेटमेंट बताए थे। सो एक्चुअल में ग्रेडियंट इस तरीके से है, तो इस जब ये ग्रेडियंट के साथ साथ कर्व प्रेजेंट होगा तो इस पर तीन तरीके से रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होंगे। तो आईआरसी बोलता है इस कंडीशन में रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो हमारा व्हीकल पुलिंग पावर से कंप्रोमाइज करने लगेगा। अगर हमारा व्हीकल पुलिंग पावर से कंप्रोमाइज करने लगेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ग्रेडियंट आपने ऐसा प्रोवाइड किया, ऐसा प्रोवाइड ना करके इसको थोड़ा सा, यानी इस तरीके से अगर ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट को थोड़ा ऐसा कर दो, क्लियर। ग्रेडियंट को कम कर दो, ग्रेडियंट को कम करने को ही ग्रेड कॉम्पेंसेशन बोला जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ग्रेडियंट को कम करने को ही मैंने क्या बोला, ग्रेडियंट को कम करने को ही मैंने ग्रेड कॉम्पेंसेशन बोला है। सो इफ आई विल टॉक अबाउट ग्रेड कॉम्पेंसेशन, मैं आपके सामने ग्रेड कॉम्पेंसेशन की बात करूं, यानी ग्रेडियंट को थोड़ा सा कम कर देना, क्लियर। तो मैं कितना ग्रेडियंट कम कर सकता हूं उसको मैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन बोलूंगा, और ग्रेड कम करने के बाद अब कितना ग्रेडियंट मेरे पास बचा, ग्रेडियंट कम करने के बाद, ग्रेडियंट को कॉम्पनसेशन या कॉम्पनसेट करने के बाद मेरे पास कितना ग्रेडियंट बचा, उसको बोला जाएगा ग्रेड कॉम्पेंसेशन, है ना, सॉरी उसको बोला जाएगा कॉम्पेंसेटेड ग्रेड। आई अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, मैंने आपसे बोला जितना ग्रेडियंट आपने कम किया उसको बोला ग्रेड कॉम्पेंसेशन, और कम करने के बाद आपके पास अब कितना ग्रेडियंट बचा उसको आप बोलोगे कॉम्पेंसेटेड ग्रेड। क्लियर। सो हम सबसे पहले निकालते हैं कि ग्रेड कॉम्पेंसेशन किस तरीके से निकाला जाता है, मैं कितने ग्रेड को कॉम्पेंसेट कर सकता हूं, देन इसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस कॉम्पेंसेटेड ग्रेड कैसे निकालूंगा। यानी ग्रेडियंट जैसे 120 का ग्रेडियंट है, आपने कम कर दिया, 120 का ग्रेडियंट था आपने कम कर दिया, कम करने के बाद अब कितना बचा, तो जितना बचेगा वो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड कहलाएगा। क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर। मैंने आपके सामने बोला ग्रेड कॉम्पेंसेशन, अगर मैं आपके सामने ग्रेड कॉम्पेंसेशन की बात करता हूं तो ये मुझसे बोलता है 30 प्लस आर डिवाइडिंग बाय आर इज इन परसेंटेज। अब भाई आर का मतलब क्या है, भाई मैंने बोला है ना ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड विद हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ भी आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्व होगा। एम आई राइट और रॉन्ग। सो आर का जो वैल्यू होगा, आर क्या कहलाएगा, आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्व। आर को मैंने रेडियस ऑफ कर्व बोल दिया। क्लियर। देखिएगा, सो मैंने आपसे बोला ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू 30 प्लस आर अपॉन आर इज इन परसेंटेज। आप इतना परसेंटेज ग्रेडियंट को कम कर सकते हो, क्लियर। लेकिन भाई इतना भी कम मत कर देना कि उस ग्रेडियंट को तुम फ्लैट ही बना डालो, समझ रहे हो ना। ग्रेडियंट अगर ऐसा है आप इसको ऐसे से ऐसा कर सकते हो, इतना कम मत कर देना कि फ्लैट बन जाए, क्योंकि फ्लैट बनाओगे तो पैसा बढ़ता जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ग्रेड को कॉम्पनसेट करूंगा तो कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ती जाती है।
क्लियर। अब क्यों बढ़ती है उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ पाएगा सर, क्लियर। लेकिन अभी इनिशियल लेवल पर समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ग्रेड कॉम्पनसेट होता जाता है, पैसा थोड़ा सा बढ़ता जाता है, अनइकोनॉमिकल होता जाता है, ऐसा क्लियर। तो इसीलिए वो मुझसे बोलता है कि आप इतना ग्रेडियंट को कॉम्पेंसेट मत कर दीजिएगा कि उसको फ्लैट कर दो, क्लियर। इसीलिए उसने मुझे अगर ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू दिया है तो इसके बाद उसने मुझे मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू भी गिवन दिया है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, मैं अगर आपके सामने बोलूं मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन, मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन, यदि मैं मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन की आपके सामने बात करता हूं तो मैक्सिमम ग्रेड यानी ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, 75 अपॉन आर इज इन परसेंटेज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट समझिए। व्हाट आई मीन टू से, आई मीन टू से दैट आप कितना ग्रेडियंट को आपको कॉम्पनसेट करना है, आपको करना है 30 प्लस आर डिवाइडिंग बाय आर इज इन परसेंटेज। लेकिन भाई कभी भी कोई भी चीज मैक्सिमम से ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग। तो आप अगर मान लो इसकी वैल्यू 30 प्लस आर डिवाइडिंग बाय आर इज इन परसेंटेज की वैल्यू 75 अपॉन आर इज इन परसेंटेज से अगर ज्यादा है तो फिर मैं वो प्रोवाइड ना करके 75 अपॉन आर वाला करूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्सिमम तक ही कंपनसेट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कंपनसेट नहीं कर सकता, क्लियर। सो इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसी को मैं क्या बोलूंगा, ग्रेड कॉम्पेंसेशन बोलूंगा। इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, इसी को मैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन बोलूंगा, क्लियर। देखिएगा तो भाई ग्रेड को कॉम्पेंसेट तो कर दिया, यानी ग्रेड को कम कर दिया, ग्रेड को कॉम्पेंसेट करने के बाद कितना ग्रेडियंट बचा उसको बोला जाता है कॉम्पेंसेटेड ग्रेड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, मैं अगर कॉम्पेंसेटेड ग्रेड की बात करता हूँ, देखना, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू, यदि मैं आपके सामने बात करूंगा कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, यदि मैं आपके सामने कॉम्पेंसेटेड ग्रेड की बात करता हूं तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको बोला ग्रेडियंट, यानी जितना ग्रेडियंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, जितना ग्रेडियंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था माइनस जितना आपने घटा दिया, कितना कम कर दिया, तो ग्रेडियंट जो ऑलरेडी था माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन, माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन, उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने कॉम्पेंसेटेड ग्रेड बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटेड, उसको मैंने कॉम्पेंसेटेड ग्रेड बोल दिया, ठीक है। लेकिन आईआरसी मुझे एक रिकमेंडेशन देता है यहाँ पर। आईआरसी मुझे क्या रिकमेंडेशन देता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। आईआरसी मुझसे बोलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज पर आईआरसी, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, गेट में यहाँ से प्रॉब्लम आना वाकिफ है, आते ही है प्रॉब्लम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लियर। देखिए मैंने आपके सामने बोला इफ आई विल टॉक अबाउट ग्रेडियंट, तो ये मुझसे बोलता है इफ एनी ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4 और लेस देन 4%, अगर कोई भी ग्रेडियंट 4% या फिर 4% से ज्यादा फ्लैटर है तो फिर वहां पर ग्रेड कॉम्पेंसेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपके सामने बोला एज पर आईआरसी इफ ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन, as per IRC, if gradient is flatter than 4%, IRC मुझसे बोलता है यदि आपके ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4% है, IRC रिकमेंडेड दैट इफ ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4% है, सो या फिर ऐसे लिखिए ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%, so no grade compensation is required, so no grade compensation is required. Clear to all of you। देखिए मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला कि यदि आईआरसी मुझसे बोलता है अगर ग्रेडियंट फ्लैटर देन है 4% की, इफ ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%,
तो कोई भी ग्रेड कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड नहीं है, नो ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर ऑफ यू? अब देखिएगा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक आपके सामने छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल लिटिल बिट क्लियर, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि एक्चुअल में ग्रेड को कॉम्पनसेट किस तरीके से किया जाता है। क्लियर? बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, मैं स्टेटमेंट को किस तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपके सामने बोला कि जैसे कि सपोज मैंने आपके सामने क्या डिस्कस किया, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। मैंने आपके सामने डिस्कस किया इफ या फिर ऐसे लिखिएगा इन अ रूलिंग ग्रेडियंट, ये क्वेश्चन है, इन अ रूलिंग ग्रेडियंट 1 in 20 is provided with horizontal curve. In a ruling gradient 1 in 20 is provided with a horizontal curve, is provided with a horizontal curve of radius 300 मीटर। देखिए बहुत ध्यान से, ये मुझसे क्या बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहा है कि कोई भी एक ग्रेडियंट था 1 in 20 का, इसको मैंने प्रोवाइड किया विथ अ हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ ऑफ रेडियस 300 मीटर, जिसका रेडियस कितना था, रेडियस मैंने 300 मीटर कंसीडर किया, ऑफ रेडियस इज 300 मीटर। अब भाई अगर रेडियस को मैंने 300 मीटर माना, ठीक है ना, रेडियस को अगर मैंने 300 मीटर माना, रेडियस ऑफ कर्व इज 300 मीटर। देखिए बहुत ध्यान से मैं आपके सामने क्या स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं, इफ रेडियस ऑफ कर्व इज 300 मीटर हियर, मैंने 300 मीटर रेडियस ऑफ कर्व को कंसीडर किया, ठीक है ना। देन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए ये मुझसे क्या बोलता है, देन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करिए, क्या कैलकुलेट करिएगा, देन कैलकुलेट grade compensation, then calculate, आप कैलकुलेट करिए, देन कैलकुलेट ग्रेड कॉम्पेंसेशन, आप ग्रेड कॉम्पेंसेशन को कैलकुलेट करिएगा, देन कैलकुलेट ग्रेड कॉम्पेंसेशन। क्लियर ऑफ यू? आप ग्रेड कॉम्पेंसेशन को कैलकुलेट करिए एंड ऑल्सो कैलकुलेट, देन कैलकुलेट ग्रेड कॉम्पेंसेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट compensated grade, और आप compensated grade को भी कैलकुलेट करिए। क्लियर? ये मुझसे ऐसा बोलता है, कैलकुलेट grade compensation and also calculate compensated grade, और आप compensated grade को भी कैलकुलेट करिए। देखिएगा एक एक करके स्टेटमेंट को समझते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। स्टेटमेंट देखना क्या कहता है, ये मुझसे बोला है हमारे लिए एक रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू गिवन है, द रूलिंग ग्रेडियंट इज 1 in 20 इज गिवन टू अस, एम आई राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले तो हमें ये बात देखना है कि अगर रूलिंग ग्रेडियंट 4% से फ्लैटर है ना, तो फिर उस कंडीशन में मैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन को करूंगा ही नहीं। इफ ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%, अगर आपका ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट अगर 4% से फ्लैटर है, तो उस कंडीशन में मैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन को करूंगा ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैं अगर रूलिंग ग्रेडियंट की आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट रूलिंग ग्रेडियंट, सो रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया है, 1 in 20 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो सभी बच्चों को समझ में आया, इट इज 5%। 5% का मतलब इट इज ग्रेटर देन 4%, तो ग्रेटर देन 4% है, इसका मतलब है ग्रेड कॉम्पेंसेशन कैन बी डन, हम ग्रेड कॉम्पेंसेशन को कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो आपके डिपार्टमेंट के पास बहुत पैसा है, तुम कुछ भी कर सकते हो, पैसा बहुत खर्च कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है आप हमेशा ग्रेड कॉम्पेंसेशन करो, ठीक है ना। लेकिन अगर 4% से ज्यादा फ्लैटर है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ग्रेड कॉम्पेंसेशन कैन बी डन, ग्रेड कॉम्पेंसेशन कैन बी डन, ठीक है ना, आप कर सकते हैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन। क्लियर? अगर मान लो ये यहाँ पर फ्लैटर देन 4% हो जाता, तो फिर ग्रेड कॉम्पेंसेशन नहीं कर पाता, क्योंकि ये अंकित जैन नहीं बोलता, ये IRC बोलता है। क्लियर? अब देखिएगा बहुत ध्यान से,
मैंने आपके सामने बोला कि ग्रेड कॉम्पेंसेशन कैसे निकालूंगा। इफ आई विल टॉक अबाउट ग्रेड कॉम्पेंसेशन, यदि मैं आपके सामने ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू निकाला, ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्या हो जाएगा, ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू होगा 30 प्लस आर अपॉन आर। 30 प्लस आर अपॉन आर इज इन प्रतिशत, परसेंटेज। So 30 plus radius value is given to you. Radius is 300 meter. So मैंने put किया 300 dividing by 300, ठीक है ना। So 330 dividing by 300 approximate आप लोग कैलकुलेट करिए, आंसर 1.1% आएगा क्या? आंसर इज 1.1। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आपके सामने, मैं अगर आपके सामने मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन निकालूं, मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन, अगर मैं मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन की बात करता हूं, तो मैक्सिमम ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू होता है 75 अपॉन आर इज इन प्रतिशत। सो 75 डिवाइडिंग बाय रेडियस ऑफ कर्व इज 300, तो 25 से 3 बार काट दो, 25 एकम 25, फिर बचा हमारे पास कितना 5, तो 25 दूनी 50, ऐसे कट सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 3 1 जा 3, 3 2, 3 4 जा 12, सो 1/4 दैट मींस क्या होगा, क्या 0.25% लिख सकता हूं क्या? अरे लिख क्या सकता हूं, हो गई। एम आई राइट और रॉन्ग? इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम, उस मिनिमम को मैं अडॉप्ट कर लूंगा। इनमें से विच एवर इज मिनिमम, उस मिनिमम वैल्यू को मैंने अडॉप्ट किया। अब भाई मेरे पास ग्रेड कॉम्पेंसेशन आ गया, कितना आया ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू? द वैल्यू ऑफ ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज 0.25%। The value of grade compensation is 0.25%. यदि मैं compensated grade निकालना चाहूं, if I will talk about compensated grade, यदि मैं आपके सामने compensated grade की बात करूंगा, तो compensated grade क्या होना चाहिए? compensated grade होता है gradient minus grade compensation. Compensated grade is equal to gradient minus grade compensation. ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन। इफ आई विल टॉक अबाउट ग्रेडियंट, यदि मैं ग्रेडियंट की बात करता हूं, तो ग्रेडियंट कितना दिया है 1 in 20। 1 in 20 को क्या लिख सकता हूं? इफ आई विल टॉक अबाउट 1 in 20, सो 1 in 20 को मैं 5% लिख सकता हूं। क्लियर? सो पुट द वैल्यू, मैं यहाँ पर ग्रेडियंट का वैल्यू 5% रखता हूँ, माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज 0.25%। तो मेरे पास जो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड आएगा, द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेटेड ग्रेड इज इक्वल टू 4.75%। एम आई राइट और रॉन्ग? जो ग्रेड कॉम्पेंसेशन आएगा वो यानी कॉम्पेंसेटेड ग्रेड आएगा, वो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड कितना होगा? द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेटेड ग्रेड इज 4.75%। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस 4.75% को क्या 4.7 डिवाइडिंग बाय 100 लिख सकता हूँ क्या? क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? 1/100 डिवाइडिंग बाय 4.75। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे, तो आपको जो स्लोप मिलेगा, ये स्लोप मिलेगा 21 पॉइंट समथिंग। क्लियर? मैं यहाँ पर निकाल के देख लेता हूँ। यदि मैं इसके स्लोप की बात करूंगा, that means 100 dividing by 4.75, so the value is 1 in 21.05। 1 in 21.05। देखिए बहुत अंतर आ गया। पहले आपका रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया था? 1 in 20 का ग्रेडियंट गिवन टू अस। अब ग्रेडियंट कितना दिया है? ग्रेडियंट इज 1 in 21.05 इज गिवन टू अस। एम आई राइट और रॉन्ग? सो देखिएगा एक्चुअल में, यानी मैंने कॉम्पनसेट किया ग्रेड को 0.25%, और आफ्टर कॉम्पनसेट करने के बाद ग्रेडियंट कितना हो गया? ग्रेडियंट मेरे पास जो बचा, वो ग्रेडियंट बचा 1 in 21.05 का ग्रेडियंट बच गया। क्लियर? तो देखिएगा बहुत ध्यान से, आई विल डिस्कस फ्रंट ऑफ यू। पहले मेरे पास जो ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देता था। मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने डायग्राम अच्छा बना सकूं। मैंने आपसे बोला एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं खींच रहा है, जस्ट अ वेट प्लीज। इस तरीके से मैंने एक लिया, और मैंने आपसे बोला अगर मैं 1 in 20 का मतलब क्या था? 1 वर्टिकल चलोगे जब 20 स्टेप हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैं 20 स्टेप हॉरिजॉन्टल चला, और 20 स्टेप हॉरिजॉन्टल चलने के बाद एक स्टेप वर्टिकल चलना पड़ेगा। सो ग्रेडियंट इज लुकिंग लाइक दिस। मुझे जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस ग्रेडियंट इज लुकिंग लाइक दिस। ये जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये 1 in 20 का ग्रेडियंट है। क्लियर?
अब मान लीजिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया, सपोज दैट आई विल डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने आपके सामने डिस्कस किया, अब ग्रेडियंट को कंपेंसेट करने के बाद कॉम्पेंसेटेड ग्रेड कितना हुआ, कॉम्पेंसेटेड ग्रेड हुआ 121.05। तो अगर 121.05 का कॉम्पेंसेटेड ग्रेड हुआ तो देखिएगा मैंने क्या किया, 1 × 21.05, तो मैंने 21.05 हॉरिजॉन्टल चला, मैं 21.05 हॉरिजॉन्टल चला और साथ में क्या किया, 1 वर्टिकल चला। एम आई राइट और रॉन्ग? 21.05 हॉरिजॉन्टल चला और 1 वर्टिकल चल गया। सो 1 वर्टिकल चल गया, दैट मींस लाइक दिस, इस तरीके से ये 1 वर्टिकल चला। क्लियर? सो मेरे पास जो ग्रेड कॉम्पेंसेट होने के बाद जो ग्रेड आया, मुझे ये ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये ग्रेडियंट कॉम्पेंसेट होने के बाद दिस ग्रेडियंट इज लुकिंग लाइक दिस, से ग्रेडियंट दिखाई दिया। आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितना ग्रेड कॉम्पनसेट किया, सो इतना ग्रेड मैंने यहाँ पर कॉम्पनसेट कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन भाई ग्रेड कॉम्पनसेट कर दिया अच्छी बात है, यानी मैंने इसको थोड़ा सा माइल्डर कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? ये थोड़ा सा स्टीपर था लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा माइल्डर कर दिया। बहुत ध्यान से देखना भाई, पहले का जो स्लोप है, ये पहले का स्लोप यहां से यहां तक था, दिस इज 1/20 का स्लोप था। क्लियर? अब जो स्लोप है ये 1/21.05 का है, दैट मींस अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कितना है, 21.05 का हॉरिजॉन्टल स्लोप है, 21.05 का हॉरिजॉन्टल स्लोप है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल हमें 21.05 चलना पड़ेगा, तब जाकर 1 मीटर का राइज आएगा या फिर 1 मीटर का फॉल, यानी 1 यूनिट का फॉल आएगा। क्लियर? अभी देखना, तो इस तरीके से मेरे पास, मैंने इस तरीके से बातों को डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ी सी बात को और जनरली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। भाई एक बात बताइए, जैसे ही मैंने ग्रेड को कॉम्पेंसेट किया, अरे इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे इतना कटिंग करना पड़ा, कटिंग का पैसा लगा, फिर फिलिंग करना पड़ा, फिलिंग का पैसा लगा, और इतना लेंथ और बढ़ाना पड़ा, उस लेंथ का पैसा लगा। तो बेटा कॉम्पनसेट करने में एक्चुअल में कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए कभी भी ग्रेडियंट को इतना भी कॉम्पनसेट मत कर देना कि वो ग्रेडियंट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्लैट सरफेस, कि वो फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? इस तरीके से मुझे करना था। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे एक और तरीके से पूछ लेता, बोला सर कैसा पूछ लेता, अगर मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/30, देखिए अगर क्वेश्चन को इस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश करता तो आप घूमते नहीं, सीधा सीधा आंसर दे देते, ठीक है ना। देखिए उसने मुझसे क्या पूछा, वो अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता, इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/30, मेरे पास 1/30 का रूलिंग ग्रेडियंट है, इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/30, ठीक है ना, is provided, ruling gradient is 1/30 provided with horizontal curve of radius, provided with horizontal curve of radius, provided with horizontal curve of radius 50 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर रेडियस पर मैंने प्रोवाइड किया है। इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/30 provided with horizontal curve of radius 30 meter, then calculate, फिर वो आपसे बोलता है आप कैलकुलेट करो। अगर वो ऐसा कभी क्वेश्चन आपको दे दे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, आई नो सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ 50% बच्चे इसको गलत करेंगे। क्लियर? 50% बच्चे कम से कम इस क्वेश्चन को बिना पढ़े करने की कोशिश करेंगे और फिर वो गलत कर देंगे। क्लियर? इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/30 providing with horizontal curve of radius 50 meter, then calculate, वो मुझसे बोलता है आप कैलकुलेट कीजिएगा, क्या कैलकुलेट करो, so then calculate, where is my cursor, yes, तो वो मुझसे बोलता है then calculate, आप कैलकुलेट करो grade compensation, then calculate grade compensation and compensated grade, grade compensation and compensated grade. Clear to all of you? Grade compensation and compensated grade. आप ग्रेड, आप compensated grade को कंसीडर यानी कैलकुलेट करो या फिर ग्रेड कॉम्पेंसेशन करो।
क्लियर? सो देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने किस तरीके से स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूँ। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, बच्चा सीधे ही समझ गया, बिना क्वेश्चन देख के आंसर देख सकता हूँ। देखिए बिना क्वेश्चन देखे आंसर सॉल्यूशन मुझे पता है। इफ आई विल टॉक अबाउट, यदि मैं आपके सामने अगर मैं बात करता हूँ रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में, सो रूलिंग ग्रेडियंट अभी मुझे कितना दिया है सर? रूलिंग ग्रेडियंट मेरे पास गिवन है 1 in 30. 1 in 30 multiplied by 100. So what is the value here? Value is 3.33%. This 3.33% is less than 4% or not? Yes, it is less than 4%. हाँ, बच्चों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर 4% हो तो, अगर 4% ग्रेडियंट होता तो, अरे तो उस कंडीशन में भी भाई साहब कुछ नहीं हो सकता था। समझ रहे हो? उस कंडीशन में भी कुछ नहीं हो सकता था। फिर मैं ग्रेडियंट वही प्रोवाइड, यानी अगर 4% या 4% से ज्यादा फ्लैटर है तब मैं कोई ग्रेड कॉम्पनसेशन नहीं करूंगा। अगर 4% भी होता तो भी मैं ग्रेड कॉम्पनसेशन नहीं करता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा मैं नहीं बोलता, आईआरसी बोलता। चलिए, सो इट इज लेस देन 4%, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं हेंस नो ग्रेड कॉम्पनसेशन इज रिक्वायर्ड। हेंस नो ग्रेड कॉम्पनसेशन इज रिक्वायर्ड। Hence, no grade compensation is required. कोई भी grade compensation provide करने की जरूरत नहीं है। Hence, no grade compensation is required. देखिएगा बहुत ध्यान से, यदि मैंने आपके सामने कभी ऐसी बातों को डिस्कस कर दिया, अब भाई ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू तो हो गया 0, तो कोई ग्रेड कॉम्पेंसेट कर ही नहीं रहा हूं, तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्या हो गया? इज इक्वल टू 0, ग्रेड कॉम्पेंसेशन तो 0 हो गया। अब मैं आपके सामने बोलता हूं कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, मैं आपके सामने कॉम्पेंसेटेड ग्रेड की बात करता हूं। अगर मैं आपके सामने कॉम्पेंसेटेड ग्रेड की बात करता हूं तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन। क्लियर? देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं आपके सामने ग्रेडियंट की बात करूं तो ग्रेडियंट कितना था मेरे पास? 1 in 30 का ग्रेडियंट इज प्रेजेंट हियर। 1 in 30 का ग्रेडियंट मेरे पास प्रेजेंट था। क्लियर? सो ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट मेरे पास था 1 in 30, दैट मींस 1/30 माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज 0। सो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेटेड ग्रेड इज इक्वल टू 1 in 30। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो मेरे पास कॉम्पेंसेटेड ग्रेड होगा, compensated grade is equal to 1 in 30। तो हमेशा याद रखना, अगर फ्लैटर देन 4% है, ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%, तो उस केस में जो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड होगा, उस कॉम्पेंसेटेड ग्रेड का वैल्यू 1 in 30 ही होगा, यानी जो ग्रेडियंट है वही ग्रेडियंट रहेगा। क्लियर? ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं गेट एग्जाम में। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और स्टेटमेंट को और जगह शार्प करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपके सामने वर्टिकल अलाइनमेंट में बोला, और वर्टिकल अलाइनमेंट के मैंने 2 पार्ट को डिस्कस किया। ठीक है? फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास था उसको मैंने ग्रेडियंट बोला था, और अनदर पार्ट अब जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा उसको मैं वर्टिकल कर्व बोलूंगा। इफ आई विल टॉक अबाउट वर्टिकल कर्व, यदि मैं आपके सामने वर्टिकल कर्व की बात करता हूं, देखिए इफ आई विल टॉक अबाउट वर्टिकल कर्व, यदि मैं आपके सामने वर्टिकल कर्व की बात किया, यदि मैं आपके सामने वर्टिकल कर्व की बात किया, तो यहाँ पर 2 तरीके के वर्टिकल कर्व को मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन वर्टिकल कर्व को अगर पढ़ना पड़ेगा तो 2 तरीके के वर्टिकल कर्व कौन कौन से होंगे? तो एक कर्व को बोला जाता है समिट कर्व, और दूसरा कर्व जो होता है उसको बोला जाता है वैली कर्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द फर्स्ट कर्व इज कॉल्ड एज, अगर मैं पहले कर्व की बात करूं तो उस फर्स्ट कर्व को कौन सा कर्व बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज समिट कर्व। मैंने उसको समिट कर्व बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर मैं सेकंड कर्व की आपके सामने बात करूंगा, सेकंड कर्व इज कॉल्ड एज वैली कर्व, उसको मैंने वैली कर्व बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 तरीके के कर्व को मैंने यूज किया। द फर्स्ट कर्व इज समिट कर्व एंड अनदर कर्व इज वैली कर्व। इफ आई विल टॉक अबाउट समिट कर्व, यदि मैं आपके सामने समिट कर्व की बात करता हूं
तो समिट कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट वैली कर्व, तो वैली कर्व मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, वैली कर्व मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ आई विल टॉक अबाउट समिट कर्व, यदि मैं समिट कर्व की आपके सामने बात करूंगा, तो समिट कर्व इज लुकिंग लाइक दिस एंड वैली कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिखाई दिया। नाउ सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू कर्व्स, इन दोनों कर्व में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है, मुझे ये चीजों को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो देखिएगा, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। इफ आई विल टॉक अबाउट समिट कर्व, तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये मुझे कॉन्वेक्स दिख रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है। और यदि मैं इसको नीचे से देखूं तो ये मुझे कैसा दिख रहा है, ये मुझे कॉन्केव टाइप का दिख रहा है। सिमिलरली यदि मैं इसको नीचे से देखूं तो ये मुझे कॉन्वेक्स टाइप का दिख रहा है, और यदि मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये मुझे कॉन्केव टाइप का दिख रहा है। Am I right? So मैं इतनी बात तो समझ गया और बहुत अच्छे से समझ चुका हूं कि अगर मान लीजिए कभी भी मैं वर्टिकल कर्व की बात करूं तो समिट कर्व का मतलब होता है, समिट कर्व इज अ कर्व विथ कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड। Am I right or wrong? इसी तरीके से इफ आई विल टॉक अबाउट वैली कर्व, यदि मैं वैली कर्व की बात करता हूं, सो इन वैली कर्व कॉन्केविटी अपवर्ड बट कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। Am I right or wrong? यानी ये दोनों जो कर्व आपको दिख रहे हैं, these two curves are mirror image to each other, एक दूसरे का मिरर इमेज ही तो है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। मैंने आपके सामने लिखा समिट कर्व इज अ कर्व, लिखिएगा समिट कर्व इज अ कर्व, समिट कर्व इज अ कर्व with convexity upward, with convexity upward and concavity downward। ठीक है ना? convexity upward and concavity downward। ठीक है ना? समिट कर्व एक ऐसा कर्व है जिसकी कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होगी और कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। क्लियर? सिमिलरली इफ आई विल टॉक अबाउट वैली कर्व, यदि मैं आपके सामने वैली कर्व की बात करता हूं, तो ऐसा बोला जाता है वैली कर्व इज अ कर्व, वैली कर्व इज अ कर्व with concavity upward but convexity downward। valley curve is a curve with concavity upward, with concavity upward and convexity downward, with concavity upward and convexity downward। ये एक ऐसा कर्व है जिसमें वैली कर्व इज अ कर्व विद कॉन्केविटी अपवर्ड एंड कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। आई थिंक सो आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ आई विल फर्स्टली डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू अ समिट कर्व। मैं आपके सामने सबसे पहले समिट कर्व को डिफाइन करता हूं और मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि समिट कर्व बनता कैसे है। ठीक है ना? किस तरीके से मैं समिट कर्व को बनाऊंगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। क्लियर? सो आई विल डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्टली आई विल डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू समिट कर्व। मैं आपके सामने समिट कर्व के बारे में बात करता हूं। मतलब सभी जान ही चुके हो किस तरीके से बनता है, तो फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है स्टार्ट ही कर देते हैं। तो राइट डाउन दी हेडिंग, आप हेडिंग डालेगा सबमिट कर। अब भाई मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा सबमिट कर्व कब फॉर्म होता है, या फिर ये देखना पड़ेगा कर्व को क्यों फॉर्म किया जाता है। क्लियर? यार क्या बिना कर्व के दुनिया पॉसिबल नहीं है क्या? बिना कर्व के रोड नहीं बन सकते क्या? अरे ईच एंड एवरी टास्क इज प्रैक्टिकली पॉसिबल यार। एम आई राइट और रॉन्ग? बिना कर्व के भी रोड बन सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कर्व का नीड क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन अ हाईवे? ठीक है ना? क्यों हाईवे पर कर्व को प्रोवाइड किया जाता है? तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने बोलता हूं कि जैसे सपोज दैट एक ग्रेडियंट ये है, ग्रेडियंट का मतलब सभी जानते हो, इट इज अवर सेकंड ग्रेडियंट। ये आपके मैंने दो ग्रेडियंट को कंसीडर किया, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है इसीलिए मैंने इसको 1 प्लस 1/n स्लोप दिया। ये नेगेटिव ग्रेडियंट है इसीलिए मैंने इसको -1/n2 स्लोप दे दिया। क्लियर? ये दो ग्रेडियंट है, द फर्स्ट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट एंड अनदर इज कॉल्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट। एक बात बताइए, और सर बात को बहुत ध्यान से बताने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला
ये मान लीजिए मैं पॉजिटिव ग्रेडियंट से नेगेटिव ग्रेडियंट की बात करूं एंड व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, आपका ये व्हीकल इस ग्रेडियंट पर कुछ इस तरीके से मूव हो रहा होगा, ठीक है, आगे की तरफ ऊपर की डायरेक्शन में चलना है और फिर इसको नीचे जाना है, क्लियर। लेकिन एक बात बताइए, जैसे जहां पर ये शार्प एज फॉर्म हो रहा होगा तो शार्प एज पर व्हीकल का लोकेशन तो लाइक दिस ना यार, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। क्या व्हीकल स्मूथली मूव कर सकता है क्या? व्हीकल स्मूथली मूव कर ही नहीं पा रहा है। अब व्हीकल अगर इस कर्व पर स्मूथली मूव नहीं कर पा रहा है तो गड़बड़ है। मैंने आपको पहले बोला है आईआरसी हर एक चीज में कंप्रोमाइज करने तैयार है सर, लेकिन वो दो चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करता। कौन सी चीजों से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता? हाँ सर बोलिए। मैंने आपसे बोला कि यार इस तरीके से आपके व्हीकल का स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपके व्हीकल का स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर गड़बड़ है ना बहुत बड़ा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये स्मूथ मूवमेंट नहीं हो पाया है तो मुझे स्मूथ मूवमेंट करवाने के लिए, यदि मैं इस व्हीकल का स्मूथली मूवमेंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कर्व को प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड कर्व इज प्रोवाइडिंग लाइक दिस। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक कर्व को प्रोवाइड कर दूंगा, हमारा व्हीकल आएगा स्मूथली यहाँ से ट्रांसमिट होकर ये इस तरीके से नीचे उतर जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि कर्व प्रोवाइड करवाने के पीछे रिक्वायरमेंट क्या था, ऐसा क्या हो गया कि आपको कर्व प्रोवाइड करवाना पड़ा, तो आपको हमेशा स्टेटमेंट ये बताना है, आपको हमेशा ये स्टेटमेंट बताना है कि कर्व को मैंने इसीलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि जहां पर शार्प एजेस आ रही थी, शार्प एजेस पर वहां पर व्हीकल को मूव करने में डिफिकल्टीज आएगी। अब वो शार्प एज हो सकता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आए और हो सकता है वर्टिकल अलाइनमेंट में आए। अभी अपन वर्टिकल कर्व की बात कर रहे हैं, अगर यही शार्प एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आ रही होती तो फिर मैं वहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व को प्रोवाइड करता। समझ में आ रहा है? तो शार्प एज को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, शार्प एज को अवॉइड करने के लिए मैंने कर्व को प्रोवाइड किया है। अब मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में सर कर्व सबमिट कर्व कब फॉर्म होगा, कब मैं सबमिट कर्व को फॉर्म करूंगा, है ना, कब सबमिट कर्व प्रोवाइड करूंगा, कब वैली कर्व प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट को डिस्कस हूं, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, देखिएगा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं आपके सामने स्टेटमेंट को डिस्कस करता हूं। मैंने आपके सामने बोला कर सबमिट कर्व इज प्रोवाइडेड, मैं आपके सामने बोलता हूं सबमिट कर्व इज प्रोवाइडेड व्हेन टू ग्रेडियंट्स आर मीट इन अ फॉलोइंग मैनर, जब दो फॉलोइंग मैनर में एक दूसरे से मिलेंगे तब जाकर मैं सबमिट कर्व को फॉर्म करूंगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं आपके सामने सबमिट कर्व इज फॉर्म, मैं आपके सामने लिखता हूं सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड, मैंने आपसे बोला सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन टू ग्रेडियंट्स आर मीट इन अ फॉलोइंग मैनर, जब दो ग्रेडियंट इन फॉलोइंग मैनर में मिलेगा सबमिट कर्व फॉर्म होगा। एम आई राइट और रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा मैं आपके सामने क्या लिखता हूं, सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन टू ग्रेडियंट्स आर मीट इन अ फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो देखिए सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन टू ग्रेडियंट्स when two gradients are meet in a following manner, ठीक है ना, when two gradients are meet in a following manner, जब दो gradient following में मिलेंगे तब सबमिट कर्व फॉर्म होगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड, सबमिट कर्व बेटा फॉर्म्ड है, ये FORMED, सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड, Submit curve is formed when two gradients are meet in a following manner. Clear? तो देखिए एक्चुअल में वो फॉलोइंग मैनर कौन कौन से होंगे। मैंने आपके सामने बोला सबसे पहला पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, जब एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा तब सबमिट कर्व फॉर्म होगा। मैंने आपको बोला सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन टू ग्रेडियंट इज मीट इन अ फॉलोइंग मैनर, जब दो ग्रेडियंट फॉलोइंग मैनर में मीट करेंगे। देखिएगा किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, मैंने आपसे बोला व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा
तो सबमिट कर फॉर्म होगा। क्लियर? सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट when positive gradient meet another positive gradient, जब पॉजिटिव ग्रेडियंट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिएगा, अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट से एक दूसरा पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट किया, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, देखिए बहुत ध्यान से स्टेटमेंट क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, सो दिस इज अवर पॉजिटिव ग्रेडियंट, मैंने इस तरीके से एक पॉजिटिव ग्रेडियंट को कंसीडर किया एंड द ग्रेडियंट इज +1/n1। Similarly, I will considering here this is our another positive gradient, इसको मैंने another positive gradient बोला, ठीक है ना, और इसका स्लोप मैंने बोला +1/n2। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, जब पॉजिटिव ग्रेडियंट अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा, सो कंडीशन इज लाइक दिस, इस तरीके से कर्व फॉर्म होगा, सीधा दिख रहा है कि एक सबमिट कर्व होगा। am I right or wrong? बेटा एक बात बताइए, जब ये दोनों ग्रेडियंट की बात करता हूँ तो दोनों ग्रेडियंट का ये इंटरसेक्टिंग एंगल होगा, जिसको मैं n बोलूंगा या फिर इसको रिजल्टेंट स्लोप भी बोल सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर? तो देखिएगा, यदि मान लीजिए मैं आपके सामने ये n की बात करूं, रिजल्टेंट स्लोप की बात करूं, तो ये निकलता है मॉड ऑफ 1/n1 माइनस 1/n2। मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब है कि अगर मान लो वैल्यू नेगेटिव आती है तो मॉड से निकलने के बाद वैल्यू इज बिकम पॉजिटिव, जो वैल्यू है वापस से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए मैं आपके सामने क्या डिस्कस करता हूँ, मैं आपके सामने सेकंड केस को डिस्कस करता हूँ। वो सेकंड केस है व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर फ्लैट ग्रेडियंट, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है जो फ्लैट ग्रेडियंट से मीट करेगा। क्लियर? तो देखिएगा, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर फ्लैट ग्रेडियंट, सेकंड लिखता हूं व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर फ्लैट ग्रेडियंट, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर फ्लैट ग्रेडियंट, मैंने जो पॉजिटिव ग्रेडियंट है उस पॉजिटिव ग्रेडियंट को अगर अनदर फ्लैट ग्रेडियंट से मीट किया तो क्या होगा? एंड पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर फ्लैट ग्रेडियंट। क्लियर? अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट को मैंने फ्लैट ग्रेडियंट से मीट किया तो कंडीशन सुनिए किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा माय डियर फ्रेंड्स। पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर फ्लैट ग्रेडियंट, मैंने पॉजिटिव ग्रेडियंट को यदि फ्लैट ग्रेडियंट से मीट किया, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर फ्लैट ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट इज +1/n1 एंड so I will talk about in front of you when positive gradient meet another flat gradient, है ना। so curve is looking like this, मुझे इस तरीके से कर्व दिखाई देगा अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट किसी फ्लैट ग्रेडियंट से मीट करेगा। सो कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, और ये जो रिजल्टेंट स्लोप बनेगा उसको मैंने n बोला। सो अगर रिजल्टेंट स्लोप n की बात करता हूँ, सो रिजल्टेंट स्लोप कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट स्लोप जो आ जाएगा दिस इज +1/n1 -0, इट इज द वैल्यू हियर, ये हमारे पास वैल्यू आ गया एंड दिस वैल्यू इज रिजल्टेंट स्लोप, यही मेरे पास रिजल्टेंट स्लोप होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैंने दो कंडीशन देख ली, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव से मीट करेगा तो हो सकता है सबमिट करो फॉर्म हो, पॉजिटिव अगर नेगेटिव, पॉजिटिव अगर फ्लैट ग्रेडियंट से मीट करेगा तो भी सबमिट करो फॉर्म होता था। एंड नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू ए पॉजिटिव ग्रेडियंट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, अगर कोई भी पॉजिटिव ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट होगा तो भी सबमिट कर फॉर्म होगा कि नहीं होगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो देखिए हम देखते हैं, मैं यहाँ पर थर्ड कंडीशन को आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन मैंने बोला व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट, व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर negative gradient, when positive gradient meet another negative gradient, positive gradient अगर another negative gradient से meet करेगा तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट होगी? when positive gradient meet another negative gradient। क्लियर? कंडीशन सुनना, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट होगा।
अब भाई मैंने इस तरीके से एक पॉजिटिव ग्रेडियंट को किया, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट। क्लियर? देखिए कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट एक अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट करे तो पॉजिटिव ग्रेडियंट इज लुकिंग लाइक दिस, इसको मैंने स्लोप बोला, दिस स्लोप इज +1/n1 एंड मीट विथ नेगेटिव ग्रेडियंट, और मैंने इसको नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट करवाया एंड द स्लोप इज -1/n2। इन दोनों के बीच एक स्लोप बना, रिजल्टेंट स्लोप, इसको मैंने n बोला, है ना, या इंटरसेक्टिंग एंगल, आप जो भी इसको बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो मैं आपके सामने डिस्कस किया लाइक दिस, तो कर्व इज लुकिंग लाइक दिस। देखने से ही पता पड़ रहा है कि ये एक्चुअल में एक कैसा कर्व है, समिट कर्व टाइप ही दिखाई दे रहा है। क्लियर? सो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू आपके सामने लिखूं तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1/n1 -1/n2। यानी मुझे देखने पर ही दिखाई दे रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू आपके सामने फाइंड करता हूँ तो n हो जाएगा 1/n1 एंड माइनस प्लस 1/n2। इट इज द वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आया एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग एंगल या रिजल्टेंट स्लोप। क्लियर? इस तरीके से अब मैंने 3 कंडीशन सीख ली। नेगेटिव, अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट अनदर पॉजिटिव से मीट होगा तो समिट कर्व फॉर्म होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से अगर नेगेटिव ग्रेडियंट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट होगा तो समिट कर्व फॉर्म होगा। अब इसी तरीके से कंडीशन क्या एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना? देखो, पॉजिटिव 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 से मीट हो तो सबमिट, पॉजिटिव फ्लैट से मीट हो तो सबमिट, पॉजिटिव नेगेटिव से मीट हो तो सबमिट। अब मैं आपके सामने फोर्थ कंडीशन को डिफाइन करता हूं, व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है ना? तो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू कंडीशन नंबर 4। फोर्थ कंडीशन की मैं बात करता हूं। फोर्थ कंडीशन होता है व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट meet another negative gradient। जो आपका नेगेटिव ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, वो जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा तो क्या होगा, व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट। देखिएगा, व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, अगर एक नेगेटिव ग्रेडियंट दूसरे नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ मीट होगा तो कर्व किस तरीके से फॉर्म होना चाहिए, मैं ये देखता हूं। तो मैंने आपसे बोला नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, सो दिस इज अवर नेगेटिव ग्रेडियंट, एक नेगेटिव ग्रेडियंट ये था एंड आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अवर सेकंड नेगेटिव ग्रेडियंट। सो मैंने आपको बोला इसका स्लोप इज -1/n1 और इसका स्लोप इज -1/n2 और इन दोनों के बीच एक एंगल लगा एंड दिस एंगल इज रिजल्टेंट स्लोप n, मैंने इसको रिजल्टेंट स्लोप n बोल दिया। क्लियर? अब नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, जब नेगेटिव ग्रेडियंट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा तो कर्व इज फॉर्म लाइक दिस, ये कर्व कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? कर्व इज फॉर्म लाइक दिस, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट स्लोप n की वैल्यू निकालूं तो रिजल्टेंट स्लोप क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा -1/n1 एंड -1/n2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू। सो अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ, देखिए बहुत ध्यान से, इफ आई विल टॉक अबाउट n, अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1/n2 -1/n1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ये हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये हमने देख लिया व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, जब नेगेटिव ग्रेडियंट एक दूसरे नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट करेगा तो कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट होगा। क्लियर? ये 2 कंडीशन तो हम समझ गए, ठीक? ये 4 कंडीशन हम समझ गए कि हमारे सबमिट कर्व कैसे फॉर्म होगा। अब मैं आपके सामने वो पार्ट डिस्कस करता हूं जो गेट हर साल पूछेगा। क्लियर? गेट मुझसे पूछता है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, मैं सबमिट कर्व का लेंथ किस तरीके से फाइंड करूंगा। सो राइट डाउन द हेडिंग माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, दिस इज लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, मैं सबमिट कर्व का लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। ठीक है ना? इफ आई टॉक अबाउट लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, यदि मैं आपके सामने लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की बात करूं, यदि मैं आपके सामने लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की बात करता हूं तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व डिपेंड करता है डिस्टेंस।
साइड डिस्टेंस, इट मे बी SSD है तो SSD, OSD है तो OSD, ISD है तो ISD। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ, मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखता हूँ कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व डिपेंड्स ऑन साइड डिस्टेंस। जो सबमिट कर्व का लेंथ होता है वो डिपेंड करेगा साइड डिस्टेंस पर। सो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, length of summit curve depends on side distance। ये side distance पर डिपेंड करेगा। Clear to all of you? It is depends on side distance। ये side distance पर डिपेंड करेगा। अब भाई लेंथ ऑफ सबमिट कर्व डिपेंड्स ऑन साइड डिस्टेंस, ये साइड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। कंडीशन को सुनना और कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। अब भाई साइड डिस्टेंस कौन कौन सा हो सकता है? इट में भी SSD हो, OSD हो। बच्चे बोलेंगे सर ISD भी तो साइड डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला कर ये बात बताया था कि ISD इज नॉट अ रियल साइड डिस्टेंस। ISD जो होता है वो रियल साइड डिस्टेंस नहीं होता है। Am I right or wrong? ISD is the substitute of OSD। जो ISD होगा वो ISD OSD का सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है ना। और ISD is provided only when, ISD को मैं केवल और केवल तभी प्रोवाइड कर सकता हूं जब OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जब मैं OSD को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। इतनी बात तो हमने देख ली। अब देखिए आगे चलकर मैं आपके सामने फर्स्ट कंडीशन डिस्क्राइब करता हूं। देखिए अब मैंने एक बात तो समझ लिया कि जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व होगा, ये लेंथ ऑफ सबमिट कर्व डिपेंड क्या पर करेगा? ये लेंथ ऑफ सबमिट कर्व डिपेंड करता है ऑन साइड डिस्टेंस, ये साइड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। देखना बहुत ध्यान से, मैं स्टेटमेंट को आपके सामने किस तरीके से डिफाइन करता हूं माय डियर स्टूडेंट। मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूं लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, लेंथ ऑफ, मैं सबसे पहले आपके सामने डिफाइन करता हूं लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। सबमिट कर्व का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट कंडीशन आपके सामने दी है कि जो सबमिट कर्व का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व को LS से बताया, इट इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस यानी कि इट में भी SSD हो सकता है, इट में भी OSD हो सकता है, और अगर आप चाहो तो ISD भी हो सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे वैसे ISD इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ OSD, इसलिए इसको जनरली लिखा नहीं जाता। क्लियर? अब देखिए मैंने आपके सामने कंडीशन एग्जिस्ट करवाई, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन SSD या फिर OSD। क्लियर? कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपके सामने डायग्राम देखता हूँ, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, देन मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। और वो फॉर्मूला बुक्स में भी आपको डायरेक्टली गिवन है, केवल पूरे भारत में एक ही बुक है जिसमें वो फॉर्मूला ड्राइव है, बट इट इज यूजलेस, वो यूजलेस है, उसको पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? देखिए मैं सबसे पहले तो आपके सामने डायग्रामेटिकली फॉर्म में बताता हूं कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो मुझे वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर? देखिए डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मैंने एक सबमिट कर्व को फॉर्म किया, दिस इज अवर सबमिट कर्व। ये आपका इस तरीके से मुझे एक सबमिट कर्व फॉर्म हुआ। क्लियर? मैंने आपसे बोला इस सबमिट कर्व पर एक व्हीकल इस तरीके से मूव कर रहा था, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस। क्लियर? और मान लीजिए इस व्हीकल का कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है। वैसे इस वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, फिर भी मानने में क्या जा रहा है? एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने आपसे बोला v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। क्लियर? एंड आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ दिस इज अवर ऑब्स्ट्रक्शन। ये हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन गिवन है। क्लियर? दिस इज अवर ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपके पास एक ऑब्स्ट्रक्शन गिवन है। दिस इज अवर ऑब्स्ट्रक्शन। कंडीशन सुनना, यहाँ कहीं एक ड्राइवर का आई होगा, ठीक है ना, इसको बोलूंगा आई ऑफ ड्राइवर, हाइट है ना, या इसको, ये ड्राइवर है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा होगा, ड्राइवर की आंख, तो मैं ड्राइवर की जो आंख होगी उस ड्राइवर की आंख की हाइट को बोलूंगा हाइट ऑफ ड्राइवर आई। क्लियर? और हाइट ऑफ ड्राइवर आई को मैंने कैपिटल H कंसीडर कर लिया। हाइट ऑफ ड्राइवर को मैंने क्या कंसीडर किया? कैपिटल H कंसीडर किया। और ये स्मॉल h मैंने कंसीडर किया हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। स्मॉल h इज द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर? इफ आई विल टॉक अबाउट कैपिटल H, तो कैपिटल H का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कैपिटल H दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। और स्मॉल h का मतलब होता है, सॉरी कैपिटल H का मतलब होता है हाइट ऑफ ड्राइवर आई।
कैपिटल एच मैंने आपको माना है हाइट ऑफ ड्राइवर आई, एंड इफ आई विल टॉक अबाउट स्मॉल एच, तो स्मॉल एच का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। स्मॉल एच का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, समझ में आया? लाइक दिस, हाइट ऑफ ड्राइवर आई एंड हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, क्लियर। अब कंडीशन देखना और कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला यदि ये व्हीकल इस ऑब्स्ट्रक्शन से विदाउट एनी कोलिजन से स्टॉप होना चाहता है, यदि ये व्हीकल इस ऑब्स्ट्रक्शन से विदाउट एनी कोलिजन स्टॉप होना चाहता है, तो उसको इतनी डिस्टेंस में स्टॉप होना पड़ेगा। तो इतनी डिस्टेंस में अगर स्टॉप होना पड़ेगा तो देखना, इतनी डिस्टेंस में इसको स्टॉप होना पड़ेगा, तो इस डिस्टेंस को अल्टीमेटली मैं साइड डिस्टेंस ही बोल सकता हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग? और साइड डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एस इज द साइड डिस्टेंस हियर। और मैंने आपसे बोला यदि मैं लेंथ ऑफ कर्व की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक ये जो मुझे लेंथ दिखाई दे रहा है, इसको मैंने बोला लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। इसको मैंने क्या बोला? आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अवर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, इसको मैंने लेंथ ऑफ सबमिट कर्व बोल दिया, क्लियर। आपको दिख रहा है कंडीशन ही ऐसी है कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन एसएसडी या फिर ओएसडी, व्हिच एवर इज गिवन इन अवर प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए आपसे मैं बोलूं कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना, इफ आई विल टॉक अबाउट लेंथ ऑफ सबमिट कर्व क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, सो आईआरसी मुझे एक फॉर्मूला गिवन देता है, ठीक ना। आईआरसी मुझे क्या फॉर्मूला गिवन देगा इस पर्टिकुलर के लिए? आईआरसी given me a formula here, IRC एक फॉर्मूला गिवन देता है, this is length of submit curve at that particular case। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की वैल्यू फाइंड करूंगा, सो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज इक्वल टू होता है ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 अंडर ब्रैकेट कैपिटल H प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्मॉल h का वैल्यू सभी जानते हैं, कैपिटल H का मतलब सभी जानते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। n का मतलब सभी जानते हैं, n मतलब रिजल्टेंट स्लोप। एक्चुअल में जब ये सबमिट कर फॉर्म हो रहा होगा तो बेटा इस तरीके से एक ग्रेडियंट ये ऐसा मिल रहा होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? और एक ग्रेडियंट ये इस तरीके से मीट हो रहा होगा, अरे तभी फॉर्म होगा। और यहाँ पर एक रिजल्टेंट स्लोप n बन रहा होगा, क्लियर। सो जब दो ग्रेडियंट मीट करते थे तभी एक सबमिट कर फॉर्म होता था। सो दो ग्रेडियंट मीट करे, सबमिट कर फॉर्म हुआ, और सबमिट फॉर्म हुआ तो उसका जो रिजल्टेंट स्लोप निकला, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। और s का मतलब क्या होता है? s का मतलब है साइड डिस्टेंस, एम आई राइट और रॉन्ग? इफ आई विल टॉक अबाउट s, तो s का मतलब होता है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस का वैल्यू आपके लिए मीटर में गिवन होगा, इट में बी एसएसडी, इट में बी ओएसडी, क्लियर। अब देखना, ये तो कैपिटल एच और स्मॉल एच के टर्म्स में फॉर्मूला हो गया, बट इफ आईआरसी मुझसे बोलता है इफ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच आर नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, यदि आपके प्रॉब्लम में कैपिटल एच और स्मॉल एच का वैल्यू गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या काम होगा, क्लियर। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, इफ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट हियर, स्टेटमेंट लिखिए, इफ कैपिटल एच and small h are not given in the problem, are not given in the problem, capital H and small h are not given in the problem। अगर आपके प्रॉब्लम में कैपिटल H और स्मॉल h गिवन नहीं है तो अब आईआरसी मुझे एक गाइडलाइन देगा। तो यहाँ पर लिखिएगा एस पर आईआरसी। अगर मैं आईआरसी की आपके सामने बात करता हूं तो आईआरसी मुझसे क्या बोलेगा? एस पर आईआरसी। लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इफ कैपिटल H एंड स्मॉल h आर नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर गेट हमें कैपिटल H और स्मॉल h का वैल्यू देता है तो फिर हमें बिल्कुल भी होशियार बनने की जरूरत नहीं है, जो वो बोलेगा वही वैल्यू चुपचाप पुट कर देना, नहीं तो क्वेश्चन तो आप करके आ जाओगे और बोलोगे गेट को तो मैंने फाड़ दिया, उल्टा हो जाएगा, गेट आपकी फाड़ देगा। समझ में आ रहा है? तो गेट जो बोलेगा वही मुझे काम करना है, ठीक है। अगर गेट ने बोला है ये दूध नहीं है सफेद पानी है, तो मान लो कि हाँ ये सफेद पानी है, ये दूध नहीं है। समझ में आ रहा है? गेट जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा, गेट आलतू फालतू काम करता ही नहीं है, ठीक। तो देखिएगा, यदि मैं आपके सामने बोला कैपिटल एच एंड स्मॉल एच आर नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, सो आईआरसी मुझसे बोलता है, आईआरसी मुझे एक टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन देगा। देखिए कैसा, ये मुझसे बोलता है दिस इज साइड डिस्टेंस, ठीक है ना। इस तरीके से इसने मुझे एक डाटा गिवन दिया, साइड डिस्टेंस
और फिर ये बोलता है हाइट ऑफ ड्राइवर आई, हाइट ऑफ ड्राइवर आई, जिसको मैंने क्या बोला, जिसको मैंने कैपिटल एच बोला, क्लियर। और सिमिलरली ये मुझसे बोलता है हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, क्लियर। हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने क्या बोला, स्मॉल एच बोला। दिस इज अवर हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इसको मैंने स्मॉल एच बोल दिया, क्लियर। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। देखिएगा, अगर मैं साइड डिस्टेंस की आपके सामने बात करता हूं, जैसे अगर मैंने आपके सामने डिस्कस किया काय के लिए, एसएसडी के लिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। सो इन केस ऑफ एसएसडी, यदि मैं आपके सामने एसएसडी की बात करता हूं, तो हाइट ऑफ ड्राइवर आई मुझे क्या कंसीडर करनी है, दिस इज 1.2 मीटर। और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या कंसीडर करना है, दिस इज 0.15 मीटर। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से अगर मैं ओएसडी की बात करूं, तो ओएसडी के केस, अगर आपको ओएसडी गिवन है, एसएसडी गिवन नहीं है, तो हाइट ऑफ ड्राइवर आई क्या कंसीडर करनी है, 1.2 मीटर। एंड हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या कंसीडर करना है, दिस इज आल्सो 1.2 मीटर, क्लियर। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि सर जब हमें ओएसडी इज गिवन इन अवर प्रॉब्लम, अगर ओएसडी मेरे प्रॉब्लम में गिवन है, तो फिर मैं हाइट ऑफ ड्राइवर आई और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को सेम क्यों कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं सेम इसलिए कंसीडर करूंगा सर, क्योंकि इफ आई विल टॉक अबाउट ओएसडी, यदि मैं ओएसडी की आपके सामने बात करता था, तो व्हीकल को ही ओवरटेक करेगा ना। तो जहां हाइट ऑफ ड्राइवर आई एंड हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बोथ आर इन सेम लेवल, एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए बेटा हमने क्या किया है, ड्राइवर आई को, इसीलिए मैंने क्या किया है, हाइट ऑफ ड्राइवर आई को मैंने यानी सेम कंसीडर कर लिया, क्योंकि ओएसडी में व्हीकल को ही ओवरटर्न करेगा, क्लियर। अब देखिए स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट दीजिए। अगर मैंने आपसे बोला है कैपिटल एच एंड स्मॉल एच आर नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, प्लीज डोंट बी मेक अ होशियार आदमी, है ना, इन फ्रंट ऑफ गेट एग्जाम के सामने आप होशियार आदमी मत बनिएगा, ठीक। चलिए हम आगे चलते। सो मैंने आपसे बोला अगर मैं लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैलकुलेट करता हूं, इफ एसएसडी इज गिवन, देखिएगा यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कि इफ एसएसडी इज गिवन, इफ एसएसडी इज गिवन, अगर आपके लिए एसएसडी गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना सर, इफ एसएसडी इज, अगर आपके लिए एसएसडी गिवन है, इफ एसएसडी इज गिवन इन द प्रॉब्लम, सो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला बताया है ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच का मतलब 1.2 प्लस अंडर रूट स्मॉल एच का मतलब 0.15 का होल स्क्वायर। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सभी लोग अपने कैलकुलेटर सॉल्व करिएगा, क्या सॉल्व करने पर वैल्यू 4.4 आएगा क्या, ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4.4, am I right or wrong? दिस इज अवर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, ये सबमिट कर्व का लेंथ मैंने आपके लिए गिवन दी, clear, but this formula is used only when capital H and small h are not given in the problem. If capital H and small h are given in the problem, then you go to a first formula. The formula is ns square divided by 2 under root capital H plus under root small h का square, and directly put the value which values are given in our question. Clear? चलिए आगे चलते हैं। मैं आपके सामने बात करता हूं if OSD is given, अगर मान लीजिए OSD मेरे सामने given है, if OSD is given in the problem, if OSD is given, अगर overtaking side distance given है तो क्या होगा, देखना, if OSD is given in the problem, अगर OSD given है तो क्या होगा, if OSD is given in the problem, यदि आपके प्रॉब्लम में OSD given है, सो मेरे पास जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व होगा, वो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज इक्वल टू, देखो ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल H का मतलब 1.2, अंडर रूट स्मॉल h का मतलब इज आल्सो 1.2 का होल स्क्वायर। तो जब आप यहां से लेंथ ऑफ सबमिट कर्व को कैलकुलेट करोगे, सो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 9.6, इट इज द वैल्यू। सर आई एम इन क्लास, ओके ओके सर, मैं अभी भेजता आपको क्लास खत्म।
सो इफ आई विल टॉक अबाउट लेंथ ऑफ समिट कर्व, यदि मैं लेंथ ऑफ समिट कर्व की आपके सामने बात करता हूं, सो लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या होगा? द लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 9.6. इट इज द वैल्यू हियर. एम आई राइट और रॉन्ग? ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ns स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 9.6. ठीक बेटा, बहुत ध्यान से एक स्टेटमेंट को याद रखिएगा. If SSD is given, यदि SSD हमारे पास given है, so length of submit curve is NS square dividing by 4.4 और OSD is given, so NS square dividing by 9.6. अरे 9.6 की वैल्यू आएगा ना, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, हो सकता मैं गलत हूँ. ठीक है, कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, मेरा क्या है. चलिए हम अब सेकंड कंडीशन की तरफ बात करते हैं. सेकंड कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन तो मैंने बोला आपसे, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन एसएसडी. अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, इफ लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, हमारा समिट कर्व का लेंथ यदि साइड डिस्टेंस से कम है, क्या होगी कंडीशन? क्लियर? देखिएगा और बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना. आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू कंडीशन नंबर सेकंड. मैं सेकंड कंडीशन की आपके सामने बात करता हूं. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन एसएसडी या फिर ओएसडी. length of summit curve is less than जो लेंथ ऑफ समिट कर्व है यदि उसकी वैल्यू लेस है, कैसे? लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस. लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस. ठीक है ना? जो समिट कर्व का लेंथ है अगर वो साइड डिस्टेंस से कम है तो क्या होगा? सो लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन ओएसडी या फिर एसएसडी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन एसएसडी और या फिर ओएसडी. देखिए बहुत ध्यान से स्टेटमेंट किस तरीके से मैं डिस्कस करता हूं. मैंने आपके सामने बोला अगर लेंथ ऑफ समिट कर्व लेस देन है तो इसके डायग्राम की तो जरूरत उतनी है नहीं, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं. अगर मैं इस कंडीशन में लेंथ ऑफ समिट कर्व कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्लियर? अगर इस कंडीशन में लेंथ ऑफ समिट कर्व कैलकुलेट करूंगा तो एक्चुअली में क्या होता है? लेंथ ऑफ समिट कर्व का मतलब, लेंथ ऑफ समिट कर्व का मतलब होगा, यानी अगर फॉर्मूले की बात करूंगा तो इसको करने का तरीका देखिए. एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा? 2s. ठीक है ना? सो एस स्क्वायर का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया 2s और इसके बाद अपन लगा दो माइनस साइन और जो भी उसको ऊपर नीचे उलट पुलट कर दो, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो. सो न्यूमरेटर क्या था? अकेला बचा n, एस स्क्वायर तो चला गया ना, अकेला बचा n और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या था? 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर. एम आई राइट और रॉन्ग? तो चलिए हम इसी काम को कर लेते हैं. मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे किया तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल H प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल h का होल स्क्वायर और नीचे क्या पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा n. एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज अवर वैल्यू. ये हमारे पास लेंथ ऑफ समिट कर्व का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, बहुत इजी है ना, कुछ ज्यादा टफ टास्क तो है ही नहीं. वापस से कंडीशन वही आती है, इफ कैपिटल H एंड स्मॉल h आर नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. यदि कैपिटल H और स्मॉल h का वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, देखिएगा स्टेटमेंट क्या लिखता हूं. इफ कैपिटल H एंड स्मॉल h आर नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ कैपिटल H and small h are not given in the problem, ठीक है ना? अगर कैपिटल H और स्मॉल h का वैल्यू आर नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, अगर ये वैल्यूज प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, इफ कैपिटल H एंड स्मॉल h आर नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, सो कंसीडर. तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस केस में हम क्या करेंगे? इफ SSD इज गिवन, SSD गिवन है, इफ SSD इज गिवन, अगर इस केस में SSD गिवन है तो क्या हो? इस केस में अगर SSD गिवन है, इफ SSD इज गिवन, तो मैं लेंथ ऑफ समिट कर्व कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे? h का वैल्यू 1.2, स्मॉल h का वैल्यू 0.15. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 2s माइनस क्या 4.4 अपॉन n होता है क्या? अरे है मैं राइट और रॉन्ग? 4.4 ही आएगा उसका मतलब. ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए OSD इज गिवन इन दी प्रॉब्लम, if OSD is given,
overtaking side distance is given if OSD is given in the problem. ठीक, अगर OSD हमारे प्रॉब्लम में गिवन है, if OSD is given, अगर OSD given है तो कंडीशन क्या होगी? if OSD is given, so हमारे पास लेंथ ऑफ समिट कर्व मिलेगा। वो लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या होगा? 2s माइनस 9.6 अपॉन n होगा कि नहीं होगा? यस होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उस कंडीशन में जो लेंथ ऑफ समिट होगा वो लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या होगा? 2s माइनस 9.6 अपॉन n. इट इज द वैल्यू OSD इज गिवन और ISSD इज गिवन। क्लियर? इस तरीके से मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, n का वैल्यू सभी निकालना जानते ही हैं, हमने बहुत देख ही लिया। इसके बाद अब बात आती है वैली कर्व की। क्लियर? सो इफ आई विल टॉक अबाउट वैली कर्व, यदि मैं आपके सामने वैली कर्व की बात करता हूं तो बेटा वैली कर्व को अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि वैली कर्व किस तरीके से फॉर्म होगा और किस तरीके से वैली कर्व की लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी के लिए अपन इतना छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ वैली कर्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, थैंक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर एक्टिंग।